हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7 हमारा राजस्थान की बुक में से इम्पोर्टेंट पर्सन जो आपके रीट मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है कैला देवी, कुंभलगढ़, रामगढ़ विषधारी और शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो देखिए दोस्तों, कैला देवी कहाँ पे स्थित है? करौली में। कहाँ पे स्थित है? करौली में स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद में। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है? बारां में। कहाँ पे है? बारां में। और एक चीज़ और आप नोट करें, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ, किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? रामगढ़ विषधारी। और ये कहाँ पे है? बूंदी में। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सांपों के लिए। सांपों की शरण स्थली रामगढ़ विषधारी बूंदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है आपको? निम्न में से कहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? जोधपुर। कहाँ लगता है? जोधपुर में, खेजड़ली गांव में। कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव में, जहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उस अमृता देवी बिश्नोई की याद में यहाँ पे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन जोधपुर के खेजड़ली गांव में किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, किस चौहान वंश के शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड में भी पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय और वासुदेव चौहान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सोमेश्वर। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर। सोमेश्वर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने ये। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? सोमेश्वर में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? भगत पंथ जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन 1 में आपको दिया है सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु और विजय सिंह पथिक। तो भगत पंथ जो है वो किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? गोविंद गुरु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भगत पंथ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु के द्वारा की गई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। देखिए, निम्न में से राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है ये प्रश्न भी। निम्न में से राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसको माना जाता है? ऑप्शन 1 में आपको दिया है बैराठ। बैराठ कहाँ है दोस्तों? जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया है बालाथल। बालाथल कहाँ पे है? उदयपुर। बालाथल कहाँ पे है? उदयपुर में। तीसरा आपको दिया है गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। कहाँ पे है? सीकर में। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। तो इनमें से कौन सा ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पे है? सीकर में, जिसको क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है किसे? गणेश्वर सभ्यता को, जो कहाँ पे स्थित है? सीकर में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया दोस्तों? देखिए, 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं हेतु वेतन और रसद के लिए धन जो है वो किसने उपलब्ध करवाया? ऑप्शन में आपको दिया है महाराजा मानसिंह, डोंगजी जवाहर जी, सेठ अमरचंद बाठिया और कुंवर दीप सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी और तात्या टोपे को जो धन उपलब्ध करवाया वो किसने करवाया दोस्तों? सेठ अमरचंद बाठिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सेठ अमरचंद बाठिया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? किस राजपूत वंश का अंत जालोर के अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था? देखिए ऑप्शन एक में आपको दिया राठौड़। तो दोस्तों राठौड़ वंश कहाँ पे था? जोधपुर में। कहाँ पे था? जोधपुर। दूसरा आपको दिया है कछवा। कछवा वंश कहाँ पे है? कहाँ पे था? जयपुर में। कहाँ पे था? जयपुर में। तीसरा आपको दिया है गुहिल वंश। तो गुहिल वंश कहाँ पे था? उदयपुर। गुहिल वंश कहाँ पे था? उदयपुर में। और चौथा आपको दिया है दोस्तों सोनगरा चौहान। चौथा आपको दिया है सोनगरा चौहान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सोनगरा चौहान। और उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालोर पे, उस समय जालोर का शासक कौन था दोस्तों? कानड़दे। कौन था? कानड़दे। कौन था? कानड़दे सोनगरा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? सोनगरा चौहान वंश का अलाउद्दीन खिलजी ने अंत कर दिया था जालोर युद्ध के समय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है दोस्तों ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मोतीलाल तेजावत खालिस्तान ठिकाने में कामदार थे। मोतीलाल तेजावत का संबंध निम्न में से कहाँ से है? आपको ऑप्शन दिए है बांसी, सलूम्बर, बिजोलिया और झाड़ोल। तो मोतीलाल तेजावत का जो मोतीलाल तेजावत जो थे वो किस ठिकाने में कामदार थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? झाड़ोल। झाड़ोल कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। ये आप साथ साथ नोट कर सकते हो दोस्तों। मोतीलाल तेजावत जो है वो किस ठिकाने में कामदार थे? झाड़ोल। और झाड़ोल कहाँ पे है? उदयपुर में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया? देखिए निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? राजस्थान में माउंट आबू का जो विलय है उससे संबंधित नेता कौन सा है ये आपको पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लाल आसवा और सिद्धराज ठड्डा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? देखिए माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित नेता जो है वो कौन होगा? गोकुल भाई भट्ट। कौन होगा दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है जो कक्षा 7 की हमारा राजस्थान बुक में से लिया गया है। देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? किस रियासत में सबसे पहले कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन 1 में आपको दिया है कोटा, बी में आपको दिया है बीकानेर, सी में जोधपुर, डी में आपको दिया है जयपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पे कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो क्या होगा? कोटा। कोटा के बाद बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में कन्या वध को क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपको क्या दिया है? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, ये भी आपकी कक्षा 7 की हमारा राजस्थान बुक में से लिया गया है। राजस्थान में मोरीचा बानोल तथा निमला रायसेला का संबंध किससे है? राजस्थान में मोरीचा बानोल कहाँ है दोस्तों? मोरीचा बानोल है जयपुर में। और निमला रायसेला कहाँ पे है? दौसा में। कहाँ पे है? दौसा।
निमला रायसेला दौसा। तो इन दोनों का जो संबंध है वो किससे है? सीसा जस्ता उत्पादन से, रॉक फॉस्फेट उत्पादन से, लोहा अयस्क उत्पादन से और अभ्रक उत्पादन से, ये आपको पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? निमला रायसेला का संबंध जो है वो किससे है? लोह अयस्क उत्पादन से। लोह अयस्क उत्पादन से संबंधित है किसका? मोरिचा, बानोल और निमला रायसेला। देखिए दोस्तों, सीसा जस्ता उत्पादन कहाँ पे होता है राजस्थान में? जावर खान, उदयपुर। कहाँ होता है? जावर खान, उदयपुर। आप इनको साथ साथ नोट कर सकते हैं, जावर खान, उदयपुर। रॉक फॉस्फेट कहाँ होता है? झामर कोटड़ा, उदयपुर। रॉक फॉस्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कहाँ पे होता है? झामर कोटड़ा, उदयपुर। और अभ्रक का उत्पादन कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा। अभ्रक से ईंट बनाने का कारखाना है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा में किया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया आपको? किस अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, और तीसरा है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पे है दोस्तों? प्रतापगढ़ में स्थित है। तो किस अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक और शानदार प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। देखिए कक्षा 7 की हमारा राजस्थान बुक में से ये प्रश्न लिया गया है। निम्न में से अवर्गीकृत वनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अवर्गीकृत वनों के लिए कौन सा कथन इनमें से सत्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 में आपको दिया है ये सरकारी नियंत्रण में आते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति होती है। ऑप्शन सी में आपको दिया है पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। ऑप्शन डी में आपको दिया है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे सरकारी नियंत्रण में आने वाले जो वन हैं वो कौन से वन होंगे? कौन से वन होंगे दोस्तों? आरक्षित वन होंगे। कौन से होंगे? आरक्षित वन जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं। इसके अलावा संरक्षित वन होते हैं, वो भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। लेकिन आरक्षित वनों में किसी भी तरह के लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति नहीं होती। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति होती है। तो इस प्रकार में कौन से वन आते हैं? इस प्रकार में आते हैं आपके संरक्षित वन जो है, वहाँ पे कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने और पशु चराने की अनुमति दी जाती है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके सामने है पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। तो इसमें कौन से वन आएंगे दोस्तों? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वनों में किसी भी तरह का अवर्गीकृत वनों में किसी भी तरह का लकड़ी काटने और पशु चराने का सरकार का कोई भी प्रतिबंध उनमें नहीं होता। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1303 में क्या पूछा आपको? 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन आपको दिया है फतेह खान, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद खिलजी। ऑप्शन में आपको क्या दिया है? फतेह खान, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद खिलजी। तो देखिए दोस्तों 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे आक्रमण किया था? मेवाड़ पे। उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह की रानी पद्मिनी के लिए ऐसा माना जाता है कि रतन सिंह की रानी पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ पे, चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। और रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे वो कौन थे? गोरा और बादल थे। कौन थे? गोरा और बादल, जो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा?
1303 में। गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के। और यहाँ पे युद्ध किसने किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था किस पे? चित्तौड़ पे। तो गोरा और बादल इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? इनमें से कौन सी संस्कृति है जिसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है रेड संस्कृति, बैराट संस्कृति, आहड़ संस्कृति और दृश्यदवती संस्कृति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आहड़ संस्कृति को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ संस्कृति को, ये बनास नदी के किनारे है इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। रेड संस्कृति कहाँ पे है? टोंक में। बैराट कहाँ पे है? जयपुर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आहड़ संस्कृति। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन्स के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।